हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब ये कुछ कह रहा है हमसे, दैट इज इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल्स एज द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. We will now extend the definition of trigonometric ratios to any angle in terms of radian measure and study them as trigonometric functions. अच्छा, हमने क्या किया प्रीवियस क्लासेस में? हमने 10th तक क्या पढ़ा था? एक्यूट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ा था हमने. अब ये बोल रहा है कि हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे. थोड़ा सा क्या, हम बढ़ा दे रहे हैं इसे. अब हम रेडियन में पढ़ेंगे अपने एंगल्स को और इनका यूज करेंगे हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. तो अब है क्या, किस तरीके से हम रेडियन को इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, आइए बात करते हैं. ठीक है, सबसे पहले ये बोल रहा है कंसीडर ए यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. हमने एक यूनिट सर्कल ले लेना है इसमें. ठीक हो गया, ये हमारा O सेंटर ऑफ द यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल कहते ही आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी कि हर एक जो रेडियस होती होगी इसकी, वो कितने की होती होगी? 1 1 की होती होगी. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जी? ये हमारा हो जाएगा 1, 0, ये हमारा हो जाएगा 0, 1, ये हमारा हो जाएगा -1, 0 और ये क्या हो जाएगा 0, -1. ठीक हो गया. अब आप क्या करिए, कोई एक पॉइंट P ले लीजिए. यहाँ पर मूविंग पॉइंट है कोई भी, इसको आपने ले लिया इसमें और इसका कोऑर्डिनेट्स ले लिए A, B. इससे आप इस O पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है, इस O पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और यहाँ से हम, क्यों, हमें पता है कि अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है तो हमारे पास राइट ट्रायंगल होना चाहिए. हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं. ठीक है, इसको हम x रेडियन, ये जो एंगल बना रहा है इसको हम x रेडियन बोलते हैं. हमें पता है अगर x रेडियन है तो लेंथ ऑफ आर्क भी कितनी होती होगी? x के इक्वल होती होगी. जितना हमारे पास एंगल बनता है रेडियन में, वही हमारा लेंथ ऑफ आर्क भी हमारी उतनी ही होती है. ठीक है, ये हमारी x हो गई. अब यहाँ ये पॉइंट हमने P A B बोला है, ये कैसे मिला होगा हमें? जब मैं यहाँ से यहाँ तक A मूव की होंगी और B हाइट चढ़ी होंगी. यही तो ठीक हो गई जी बात. ये हमारे पास 1 यूनिट के इक्वल है क्योंकि मेरा सर्कल जो है वो यूनिट सर्कल है और हर एक रेडियस जो होगी वो 1 यूनिट की होती होगी. ठीक है, अब बात करनी है हमने, इनको हम पॉइंट्स दे देते हैं, इनका नाम दे देते हैं A, B, C और D. इसको हम दे देते हैं M. ठीक हो गया बात. अच्छा, अगर मैं बात करूं cos x की, तो cos x इज इक्वल्स टू क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो हमारे पास कितने के इक्वल आ जाएगा? A/1 मीन्स A. इसी तरीके से अगर मैं sin x निकालूं तो sin x इज इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज sin x इज इक्वल्स टू b. आप समझ जाएंगे इस चीज को. sin x इज इक्वल्स टू p के. अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं OMP को, तो ये अपने आप में क्या है? एक राइट ट्रायंगल है. तो इन ट्रायंगल OMP OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. ये बात हो गई. अच्छा, OP हमारे पास अपने आप में 1 था, 1 का स्क्वायर इज 1. OM स्क्वायर हमारे पास कितने के इक्वल है? A स्क्वायर के इक्वल प्लस PM स्क्वायर मीन्स B स्क्वायर. अब A और B आपने क्या निकाले थे? cos x और sin x. आपको पता है ना, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. ये आपकी आइडेंटिटी होती थी, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. ठीक हो गई बात. अब cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 अगर आपके बात आ गई है तो ये कह रहा है सिंस वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर हम बात कह रहे हैं कि अगर मैं पूरा एक चक्कर, ये जो पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, ये अगर एक पूरा चक्कर लगा लेता है, इसका मतलब है 2 पाई रेडियन घूम गया. या यहाँ पर था हमारा मूविंग पॉइंट और वो यहाँ से पूरा एक चक्कर वापस इसी पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो उसने 2 पाई रेडियन कवर किया. इसका मतलब है अगर उसने 2 पाई रेडियन यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारे पास 2 पाई रेडियन है, तो हर एक हिस्सा जो होगा वो किसके इक्वल होगा? π/2 के इक्वल होगा. इसका मतलब है कि एंगल AOB जो होगा वो कितने के इक्वल होगा? π/2 रेडियन के होगा. एंगल AOB इज इक्वल्स टू π/2 के. अगर मैं कहूं एंगल AOC की, तो एंगल AOC अपने आप में कितने के इक्वल होगा? पाई के इक्वल. अगर मैं बात करूं एंगल AOD, रिफ्लेक्स एंगल AOD, तो AOD अपने आप में कितने के इक्वल होगा जी? हमारा पाई प्लस π/2, दैट इज 3π/2. और अगर मैं ऐसी बात कर लूं किसकी? एंगल
ये कंप्लीट एंगल लिखने की, तो वो हमारा 2 पाई के इक्वल है। ये बात तो हमारे समझ में आ गई। तो यही वो समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए अब वो कह रहा है कि आपके जो ABCD हैं, इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1 है। अब जो आपने π/2 पाई 3π/2 या जो भी आप ये कहते जा रहे हैं ये रेडियंस को, तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं। अब हर एक एंगल के लिए, इन क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए हमारे पास वैल्यूज क्या होती हैं, आइए चेक करते हैं। अगर मैं cos 0 डिग्री की बात करूंगी तो cos 0 डिग्री जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। अगर मैं cos π/2 की बात करूं, 0 कर दे केवल, cos 0 इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल, cos π/2 जो है वो हमारे पास कितने के इक्वल है? cos π/2 हमारे पास ये कितने के इक्वल होता है? 90, 0 के इक्वल। फिर आए हम cos π -1 के इक्वल। ये जो पहले कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये पहले कोऑर्डिनेट्स हमारे cos को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो cos 0 हमारा 1, cos π/2 0, cos π -1, cos 3π/2, 3π/2 पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 0। इसी तरीके से cos 2π इज इक्वल्स टू 1। आगे बात समझ में? तो इसी तरीके से आपकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। ये हमारे, हमने कहा ये हमारा 0 है, ये हमारा π/2, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई। 2 पाई में फिर π/2 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5π/2। 5π/2 में आप फिर से π/2 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3 पाई। 3 पाई में फिर π/2 ऐड करेंगे तो 7π/2। इसी तरीके से आपकी वैल्यूज जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी। लेकिन ये किन के बीच में नाच रहा है? जो हमारा cos है वो किसके बीच में नाच रहा है? -1 और 1 के बीच में नाच रहा है। इसलिए -1 और 1 वैल्यूज दे रहा है, वैल्यूज ही तो दे रहा है। cos की वैल्यू 2 पाई पे 1 है, cos की वैल्यू 0 पे 1 है, cos की वैल्यू π/2 पे 0 है, cos की वैल्यू 3π/2 पर 0 है, cos की वैल्यू 5π/2 या 7π/2 या 9π/2 पर 0 के इक्वल है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो वैल्यूज हैं या तो 0 ही आ रही है या -1, सॉरी, या तो क्या वैल्यूज आ रही है हमारी? 0 आ रही है, 1 आ रही है या -1 आ रही है। अगर मैं इसको लिमिट करने की बात करूं, मतलब मेरे को वैल्यूज मीन्स आंसर मीन्स क्या होता है हमारा? रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज हमारे पास कितने के इक्वल आती जा रही है? हमेशा -1, 0 और 1। तो हम इसे क्या कहेंगे? -1, 0 और 1, और इसके बीच पे भी तो हमारे वैल्यूज दे रहा होगा ये कहीं पर। केवल हमारे पास क्या केवल 0 होता है, केवल π/2 होता है, केवल पाई होता है, केवल 3π/2 और 2 पाई थोड़ी होते हैं भाई। हमारे पास तो बीच के भी तो एंगल्स होते होंगे इतने सारे। ये सारे एंगल्स हमारे पास क्या थे? हमने बात करी थी इससे पहले वाले सेक्शन में कि हमारे सारे ये जो जहां पर हम ये रेडियन की बात करते थे, तो रेडियन मेजर जो होती है वो हमारे रियल नंबर्स के इक्वल होता है। वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो रियल नंबर के इक्वल है। मतलब हम हर एक रियल नंबर के लिए मैं कितने ही साइन और कॉस के अंदर कितने ही रियल नंबर्स बैठा ले रही हूँ, तो मुझे वैल्यूज क्या मिल रही है? या तो 0 मिल रही है, या 1 मिल रही है, या -1 मिल रही है। तो इसका मतलब है मैं 0 मिल रही है, 1 मिल रही है, -1 मिल रही है, या इनके बीच की मिल रही है। तो मैं इसको क्या कह दूंगी कि जो हमारा फंक्शन है उसको आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच का मिल रहा है, प्लस हमें अंदर क्या चीज बैठा रहे हैं? हम बैठा रहे डोमेन में सारे रियल नंबर्स को बैठा रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पर भी अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर से अगर मैं इस लाइन इसको खींचूंगी और यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगी, तो यहाँ पर मुझे कॉस की कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी। क्या वो 1 के इक्वल होगी? क्या वो 0 के इक्वल होगी? क्या वो -1 के इक्वल होगी? नहीं। इसके अलावा मुझे कोई और रियल नंबर मिलेगा, लेकिन वो रियल नंबर किसके बीच का होगा? 1 और 0 के बीच का होगा। 1 और 0 के बीच का होगा। क्या थे वो नंबर? cos 0 इज इक्वल्स टू हम कहते हैं 1, cos 30 डिग्री हम कहते हैं कितने के इक्वल? √3/2 के। cos 45 हम कहते हैं 1/√2, cos 60 हम कहते हैं 1/2, और cos 90 हम कह देते हैं कितने के इक्वल? 0 के इक्वल कह देते हैं। तो हमारा ग्राफ जो होता है ना वो नीचे की तरफ को आ रहा होता है, मतलब घट रही हमारी चीजें। पहले मेरा वैल्यू जो था cos 0 पे 1 था, फिर मेरा √3/2 हुआ। √3/2 का मतलब 0.866। फिर हमने बात करी ये तो 1/√2 हो गया, 1/√2 का मतलब 0.7 समथिंग।
फिर हमने बात की 1/2 मीन्स 0.5 समथिंग, फिर हमने कहा कि 90 पे तो ये सीधा 0 देते रहा है, इट मीन्स वैल्यूज जो है वो हमारी कम होती होती जा रही हैं और एट π/2 ये क्या मिल जा रहा है, हमें 0 मिल रहा है, लेकिन हमें रियल नंबर्स में से ही तो वैल्यूज मिल रही हैं इन बिटवीन ये, ठीक हो गई। तो हम कह रहे हैं कि मैं कॉस के अंदर कोई भी रियल नंबर भर पा रही हूँ, मतलब कॉस के अंदर कोई भी रियल नंबर भर पा रही हूँ, मतलब कॉस की डोमेन में कोई भी रियल नंबर बैठ सकता है। तो हमारे कॉस फंक्शन की या साइन फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, और बदले में मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0, -1 और 1 के बीच के एलिमेंट्स मिलेंगे, मीन्स -1 और 1 के बीच के एलिमेंट्स मिलेंगे। इसीलिए हम बात कहते हैं कि साइन एक्स के जो रेंज होती है वो -1 और 1 के बीच में, और cos x की जो रेंज होती है वो भी -1 और 1 के बीच में होती है। और ये x का मतलब क्या हुआ, हमारा x एक्सिस मतलब सारे रियल नंबर्स, तो इसके केस में भी x इज एन एलिमेंट ऑफ r, यहाँ पर भी x इज एन एलिमेंट ऑफ r। तो जहां पर भी आपको साइन और कॉस फंक्शन की बात आएगी तो साइन और कॉस फंक्शन में आपकी डोमेन के एलिमेंट में सारे रियल नंबर्स बैठेंगे, और याद रखिएगा इस तरीके से साइन और कॉस के डोमेन में हमारे सारे रियल नंबर्स हैं, और हाइट हमें केवल क्या मिल रही है, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में कोई भी हाइट हो सकती है, लेकिन -1 से 1 को क्रॉस नहीं करेगी वो, केवल हमें जो चित्र मिलेगा वो किस तरीके का मिलेगा, इस तरीके का, ये हमेशा -1 और 1 के बीच में नाचेगा, और एवरीवेयर ये पूरे रियल नंबर्स के लिए बात होती है। आई बात समझ में। तो ये हमारा जो है ये फंडा होता है साइन एक्स और कॉस एक्स फंक्शन का। अब ये बात कर रहा है हमसे, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने रेडियन का यूज करना है, और तो हम रेडियन को पहले घुसाए तो सही, इसमें रेडियन की जानकारी तो लें। तो जानकारी लेने के लिए हमने एक यूनिट सर्कल खींचा था, उसमें सारी बातें आपको दर्शाई। अब वो हमसे कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं हमारे 0, π/2, पाई 2π वगैरह, 3π/2, 7π/2, 5π/2, ये 3π वगैरह, ये सारे जो हमारे पास दिख रहे हैं, इन एंगल्स पर हमने, ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, इन पर हमने वैल्यूज निकाली। अब वो हमसे कह रहा है क्या, नाउ इफ वी टेक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट P, वी अगेन कम बैक टू सेम पॉइंट P। अगर मैं पूरा P पॉइंट से चलना, मूव करना शुरू कर रही हूँ, सपोज करो मैं P पर बैठी हुई हूँ और मैं यहाँ से मूव करना शुरू कर रही हूँ, और मूव करके मैंने पूरा एक चक्कर लगाया, तो वापस मैं P पर ही तो पहुंचूंगी। तो P पर पहुंचूंगी, मैंने डिस्टेंस तो कवर की है, लेकिन मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली, वैल्यू मीन्स ये हाइट हमेशा क्या मिलेगी, वो ही मिलेगी। आ रही बात समझ में। मैंने चक्कर लगा लिया ना, सपोज मैं कहां पर थी, ये मान लेती हूँ मैं π/6 पर बैठी हुई थी। π/6 से जब मैंने पूरा एक चक्कर यहाँ पर लगाया, तो मैं π/6 प्लस 2π/6, मेरी डोमेन में कौन बैठ गया, π/6 प्लस 2π बैठ गया। इसका मतलब है 6 दूनी 6 2 12, 12π प्लस π मीन्स 13π/6 पर पहुंची हूँ मैं। 13π/6 पर भी मेरे को वैल्यू क्या मिल रही है, हाइट क्या मिल रही है, ये सेम हाइट अचीव कर रही हूँ। हाइट इज द वैल्यू, वैल्यू इज द रेंज। तो हाइट जो sin π/6 या cos π/6 पे मुझे जो भी वैल्यू मिल रही थी, वही वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 13π/6 पर मिलेगी। तो हमारी वैल्यूज में चेंज नहीं आता है, लेकिन डोमेन चेंज होती रहती है, डोमेन चेंज होती रहती है। देखो डोमेन में पहले π/6 बैठा था, तो भी मुझे वैल्यू कितनी मिल रही थी। अगर मैं sin π/6 की बात करूं तो sin π/6 मीन्स sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री मीन्स मुझे हाफ वैल्यू मिल रही है यहाँ पर, मीन्स ये हाइट हाफ है। लेकिन जब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं 13π/6 की बात कर रही हूँ, sin 13π/6, तब भी मुझे वैल्यू कितनी के इक्वल मिल रही है, हाफ के इक्वल मिल रही है। तो आपको एक बात समझ में आई कि हमारी अंदर डोमेन में एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन डोमेन में एलिमेंट्स का चेंज होना मतलब रियल नंबर्स का इंट्रोड्यूस होना, रियल नंबर्स का बैठा जाना, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हमारी हाइट्स चेंज नहीं होंगी, हाइट्स हमें वही मिलेंगी जो π/6 पर थी। ऐसे ही π/4 से मैंने मूव करना शुरू किया, एक चक्कर के बाद मैं 2π प्लस π/4 पे पहुंची, मतलब मैं 9π/4 पे पहुंची, मुझे मिलेगी 1/√2 ही वैल्यू। साइन 9π/4 साइन π/4 साइन
9π/4 प्लस हमने फिर से लगा दिया प्लस 2π कर दिया, तो हमारे पास 17π/4। हर एक चक्कर पे वहीं पहुंचने पर वैल्यूज हमारी सेम रहेंगी, लेकिन डोमेन के एलिमेंट्स जो है वो चेंज होते रहेंगे। आई बात समझ में? तो ये वो हमसे कह रहा है, thus we also observe that if x increases or decreases by an integral multiple of 2π, the values of sine and cosine functions do not change। अगर हम क्या करें, कह रहा है कि x को हम इंक्रीज करते जाएं या डिक्रीज करते जाएं बाय इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π, देखो मैंने एग्जांपल क्या दिया, मैंने कहा कि अगर मैं π/4 पे बैठी हूँ, मैंने एक चक्कर लगाया, मतलब मैं 2π मूव करके आ गई हूँ, मेरी जगह बदल गई, π/4 प्लस 2π/4 हो गई, मतलब कितने के इक्वल हो गई, 9π/4 के इक्वल हो गई। तब भी मेरी हाइट वैल्यू मुझे उतनी मिलने वाली है 1/√2। फिर से मैंने एक और चक्कर लगाया, मतलब अब मेरे 2 चक्कर पूरे हो रहे हैं, तो 2 चक्कर पूरा होना मतलब 9π/4 प्लस फिर से 2π, तो हमारे पास 17π/4 हमारा x हो गया, लेकिन वैल्यू हमारी 1/√2 ही रही। तो वो कह रहा है इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 2π अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते रहते हैं अपने x की वैल्यू में, तो उससे हमारे वैल्यू में कोई चेंज नहीं, आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो increases by any integral multiple of 2π, the values of sine and cosine functions do not change। thus हम क्या कहते हैं, साइन, इससे हमें एक नतीजे पे पहुंचते हैं, वो क्या होता है, साइन ऑफ 2nπ प्लस x करूंगी मैं, 2nπ प्लस x करूंगी तो भी मुझे साइन x मिलेगा, जहां पर n इज एन इंटीजर। उसी तरीके से cos ऑफ 2nπ प्लस x करूंगी तो भी मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है, cos x के इक्वल मिलने वाली है, वेयर n इज एन इंटीजर। कोई चेंज नहीं आएगा, जो cos x की वैल्यू थी, जो cos π/4 की वैल्यू थी वही रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो n की जगह पर आप 1 रख कर देखेंगे तो 1 मीन्स 2π प्लस x, मतलब मैं π/4 पे बैठी हुई थी तो भी मेरे को वैल्यू cos π/4 के इक्वल मिलने वाली है। आगे बात समझ में? तो छोटी छोटी बातें जो होती है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत ध्यान से समझनी पड़ती हैं, तब जाके हम आगे क्वेश्चंस को या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है फर्दर साइन x इज इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस पाई। तो इसके सिंपल कॉन्सेप्ट बताती हूँ आपको। ये बोल रहा है साइन की वैल्यूज का 0 होना कहाँ पर है। साइन की वैल्यूज का 0 होना, मैंने कहा कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, इन कोऑर्डिनेट्स की मीनिंग है कि आप का पहला कोऑर्डिनेट जो है वो कॉस की वैल्यूज को बता रहा है, और दूसरी जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे साइन के वैल्यूज को बता रहा है। कॉस की और साइन की बेसिक हमारे साइन और कॉस होते हैं, उन्हीं से हम tan cot cos x sec को निकालते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा कॉस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा हमारे साइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब कॉस और साइन को ये वैल्यूज तो हमारी रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब मैं ये बता रही हूँ आपको कि यहाँ इस वाले में अगर आप बात करें ना, इसमें अगर मैं सीधे x एक्सिस की बात कर रही हूँ तो x एक्सिस में मतलब मीन्स ये, इस पर हमारे पास जो साइन होता है हमेशा 0 बैठता है, इसमें हमेशा साइन 0 बैठता है, और इस वाले में हमारे पास cos 0 बैठता है। इसमें देख रहे हो आप, साइन 0 बैठ रहा है हमेशा, इसमें आप देख रहे हैं cos 0 बैठ रहा है हमेशा। ठीक हो गई। तो इनको नाम भी तो दे सकते हैं हम। अब नाम भी तो दे सकते हैं कि पहले हम केवल प्लस में घूमते हैं, फिर हम माइनस में घूमेंगे। आइए बात करते हैं। हमने कहा इसको हमने नाम दिया 0, ये हमारे पास हो गया π/2, ये हमारा हो गया पाई, ये हमारा 3π/2, फिर मैं पहुंची यहाँ पर हो गया मेरा 2π से फिर π/2 मैं गई तो मेरा क्या बना 5π/2। 5/2 में फिर मैंने π/2 ऐड किया तो मुझे क्या मिल रहा है 3π में π/2 ऐड किया तो 7π/2। 7π/2 में आपने फिर से π/2 ऐड किया तो 4π में π/2 ऐड किया तो 9π/2। ठीक हो गया। देखो आपको दिख रहा है π/2, ये π/2, ये 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, ये क्या होता होगा 11π/2। इसी तरीके से ये 0, ये π, 2π, 3π, 4π, यहाँ पर क्या आएगा 5π। तो सारे इवन जो हो रहे हैं, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई इस तरफ को रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई इस तरफ को रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरा सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पर साइन की वैल्यू क्या है, वो 0 के इक्वल है। तो हम इसके लिए क्या नाम दे देते हैं कि इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू, आपको
जीरो दिख रहा है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो दिख रहा है, तो आप x को अब केवल जीरो कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि आप क्लास 11th में पहुंच चुके हैं। साइन एक्स अगर जीरो दिख गया है तो आप x को जीरो नहीं बोलेंगे, ये अब सही डेफिनेशन नहीं है। अब इसकी मीनिंग क्या हो गई, x इज इक्वल्स टू एन पाई होना चाहिए, ये रॉन्ग है, ये सही है। साइन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो कहीं पर भी दिखता है तो x इक्वल्स टू जीरो नहीं कहोगे, क्या कहोगे, x इक्वल्स टू एन पाई कहोगे। और n जहां पर क्या है, हमारे पास इंटीजर है। इंटीजर है क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर अगर मैं उल्टा मूव करती हूँ, देखो ये जीरो है तो ये कितना है, माइनस पाई के इक्वल है, माइनस पाई है, ये हमारा माइनस 2 पाई। अब एंटी क्लॉकवाइज भी तो जा सकते हैं हम, सॉरी क्लॉकवाइज भी तो जा सकते हैं हम। अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाना मतलब एंगल का नेगेटिव होना, नेगेटिव होना मतलब हमारे पास ये जीरो था तो हम यहाँ माइनस पाई में पहुंचे, माइनस 2 पाई में पहुंचे, फिर हम माइनस 3 पाई में पहुंचे, माइनस 4 पाई में पहुंचे, माइनस 5 पाई में पहुंचे। आपको बात समझ में आ रही है। अब इन पॉजिटिव की जगह किसने ले ली है, नेगेटिव्स ने ले ली है, तो हम कहेंगे कि n जो है वो हमारा इंटीजर है, तो सारे इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ या इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पर साइन की वैल्यू जो होती है वो जीरो के इक्वल होती है। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं किसकी, हमारे कॉस फंक्शन की। कॉस फंक्शन में आप देखते हैं कि जीरो कहाँ पर दे रहा है, हाइट्स पर दे रहा है, और हाइट्स पर दे रहा है इसका मतलब है कि cos x इज इक्वल्स टू जीरो देखते ही आप क्या कहेंगे, x इज इक्वल्स टू 90 नहीं कहेंगे आप, पाई बाई 2 नहीं कहेंगे, 90 डिग्री नहीं लिख सकते हो आपके, आप ये कहने के लिए आप फिर से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अब x जो है वो किसकी जगह ले लेगा, 2n+1 पाई बाई 2 के, जहां पर n हमारे पास इंटीजर्स होंगे। अगर मैं उल्टा मूव करूंगी तो ये माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई है, ये माइनस 5 पाई बाई 2 है, और ये माइनस 2 पाई है। तो अब ये माइनस के देखो उल्टी उल्टी जा रही है चीज, अब सॉरी माइनस 3 पाई बाई 2 है, ये माइनस 2 पाई है, तो यहाँ पर जीरो, ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाई 2, ये माइनस 2 पाई, ये माइनस 2 पाई के बाद माइनस 5 पाई बाई 2, यही एलिमेंट्स अब नीचे आ गए और ये ऊपर चले गए और विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। तो हमने कहा कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर जीरो की वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए हमने इनको कह दिया 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, तो ये हमें वैल्यू दे रहा है कितने के, जीरो के इक्वल देगा। तो ये हमारी बात हुई इससे रिलेटेड। अब हमने क्या करना है, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन वगैरह के डोमेन और रेंज के बारे में भी हमने बात कर चुके हैं। अब हम बात कर लेंगे अगले वाले उसमें, अगला वाला जो पार्ट होगा, अगले वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करने वाले हैं अपने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लूंगी ताकि आगे के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकें।